स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में सारे बड़े छोटे साथियों का। दोस्तों, आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के कुछ वीडियोस डालेंगे और सुविधा के हिसाब से हम इसको वीकली और मंथली भी डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज बिना समय बर्बाद करते हुए न्यूज़ पे चलते हैं। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ में से कुछ न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं जो आपके लिए कंपटीशन के साथ साथ डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी। तो हम वही न्यूज़ लेके आए हैं जो आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ पहली न्यूज़ पे हम चलते हैं। देखिए, अगर अभी हमारे यहाँ भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पेट्रोल और क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है और इस रास्ते को भी कुछ समय के लिए बंद किया गया, तो हमें स्थिति समझ में आई। क्या हुआ कि पेट्रोल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगे हो गए और महंगाई बढ़ने की संभावना अत्यधिक हो गई। तो इस वजह से ये न्यूज़ आज की इंपॉर्टेंट हो जाती है। सी फारर सेफ्टी इन कॉन्फ्लिक्ट जोन। तो दोस्तों, वेस्ट एशिया में बढ़ती टेंशन की वजह से 3 इंडियन सी फारर की मौत हो गई है और अब कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सेफ्टी एक बड़ा इशू बन के सामने आई है। अब ये सी फारर होते कौन है? देखिए, जो व्यक्ति मर्चेंट शिप में काम करते हैं उसे सी फारर कहते हैं। ये लोग जो हैं दुनिया भर में सामान पहुंचाते हैं। जैसे जो मोबाइल आप अभी यूज़ कर रहे हो, जो पेट्रोल पंप बाइक में आप भरवाते हो, जो टीवी या फ्रिज आपके घर में है, इनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके समुद्र के रास्ते भारत आई हैं। तो ये मर्चेंट शिप ऐसे होते हैं। और ये जो जहाज़ है मर्चेंट शिप, ये कोई युद्धपोत नहीं है। ये एक एस आम मर्चेंट शिप है और इसी तरह के जहाज़ों से दुनिया की जो अधिकांश व्यापार है वो होता है। अब जो भारत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सी फारर। इससे मतलब है कि दुनिया के हर जहाज़ पर, जो हर मर्चेंट शिप है, उस पर बड़ी बहुत संख्या में अपने भारतीय क्या करते हैं, काम करते हैं। और भारत दुनिया का तीसरा बड़ा सी फारर सप्लायर है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि भारत के जो व्यापार का लगभग 90% हिस्सा है वो किससे होता है? भाई समुद्री रास्ते से होता है। 90% इंडिया ट्रेड वॉल्यूम मूव्स बाई सी। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर भाई समुद्री रास्ते में कोई समस्या आती है तो उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और पेट्रोल के दामों पर पड़ेगा और फिर क्या होगा, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या हो जाएगी, उस पर प्रभाव आएगा। महंगाई बढ़ेगी तो हमारा सामान्य जीवन है वो टफ हो जाएगा। अब देखिए, इस नक्शे को ध्यान से देखिए। इसमें ये तो है ओमान, ठीक है, और ओमान के पास स्थित है गल्फ ऑफ ओमान। अब ऊपर वाली ये जो तस्वीर है इसमें देखिए, ये जो छोटा सा समुद्री रास्ता है ना, ये इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। और ये सारे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो यहाँ से इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। तो मैं फिर आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जरा जवाब दीजिए कि अगर मान लो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, इसको बंद कर दिया जाए या बंद हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल सही। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो गया और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। वो अलग, रिसेंटली हम इसी फेज से तो गुजर रहे हैं। क्यों? बस यहाँ से जो शिप्स आने थे उनको आने नहीं दिया जा रहा। अब इस समस्या की पूरी पृष्ठभूमि समझते हैं। देखिए, ये समस्या देखो आज की तो है नहीं, कई वर्षों से ये समस्या चली आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव चल रहा है। किसका? ईरान वर्सेस यूएस। और ईरान के रिश्ते इजराइल से भी अच्छे नहीं है। इसके अलावा जो यमन है, यमन की जो हूती विद्रोही हैं, हूती विद्रोही ये जहाज़ों पर कई बार पहले हमले कर चुके हैं। इसी कारण क्या है कि पश्चिमी एशिया के समुद्री मार्ग जो है ये हैं, वो आज काफ़ी संवेदनशील और जोखिम भरे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पूरी इकोनॉमी इन पे, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी इन पे काफ़ी हद तक टिकी हुई है। देखिए, अगर ये न्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें क्यों जाननी चाहिए? देखिए, अगर कोई भी घटना समुद्री रास्ते पे होती है तो उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा तो उसका प्रभाव हमारे डेली लाइफ पे पड़ेगा। तो इसलिए हमें ऐसी कोई न्यूज़ जो कि इंटरनेशनल लेवल की, जो हमारी लाइफ को इफेक्ट कर सकती है, वो चीज़ हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो दोस्तों, सोचिए, एक सीन सोचिए कि एक दुनिया के 7 सबसे ताकतवर और अमीर देश एक ही जगह बैठकर अर्थव्यवस्था, युद्ध और जलवायु परिवर्तन तथा दुनिया की भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं।
और सबसे मज़ेदार बात ये है कि G7 का सदस्य भारत नहीं है, फिर भी हर साल उसे इस बैठक में बुलाया जाता है। आखिर माजरा क्या है? तो आज यही समझता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि G7 है क्या। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं G7 समिट। और दुनिया के 7 विकसित देशों का ये समूह है। इसमें शामिल है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। ठीक है। अब इसके हम बैकग्राउंड की कहानी सुनाते हैं आपको। देखिए, अब सवाल ये है कि G7 बना क्यों? भाई G7 बना क्यों? तो 19 कहानी है 1973 की। और उस समय दुनिया में क्या आया था? ऑयल क्राइसिस आया था। और अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। तब 1975 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, इन्होंने मिलके 1975 में इन्होंने मिलके क्या बनाया? G6। ठीक है, G6 बन गया। और बाद में फिर 1976 में इसमें जुड़ा वन, तो ये हो गया G7, कनाडा जुड़ने के बाद। अब देखिए, भारत भारत इसमें क्यों जा रहा है? भारत इसमें क्यों जा रहा है जबकि भारत इसका सदस्य भी नहीं है? क्योंकि आज भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये बल्कि ग्लोबल साउथ की क्या है? आवाज़ बन चुका है। ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ग्लोबल साउथ क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इनके जो वो विकासशील देश, कौन से देश? जो अभी भी क्या है उसमें? गरीबी है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य और डेवलपमेंट जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो भारत इन देशों की समस्याओं को दुनिया के सामने रखता है। अब इस बार G7 में भारत के साथ खास तौर पर ग्लोबल साउथ की समस्याएं रखी हैं। ठीक है। और भारत ने कहा है कि दुनिया का विकास तभी संभव हो पाएगा भाई, जब गरीब और विकासशील देशों को भी बराबर में आने का मौका मिले। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया G7 में, फोकस ऑन ग्लोबल साउथ और एम्फेसाइज ऑन ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप। इससे मतलब है कि भारत ने कहा है कि भाई दुनिया में जो रिश्ते जो हैं वो दबाव या डर से नहीं बनेंगे, बल्कि विश्वास के आधार पर होने चाहिए। और इसे कहते हैं ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप। भाई ट्रस्ट के बेस पे पार्टनरशिप होनी चाहिए, थ्रेट के बेस पे नहीं होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये हमारी लाइफ से कैसे रिलेट करता है? देखिए, रिलेट करता है। G7 से क्या मतलब है कि अगर ये जो G7 देश हम आपको बताएं, G7 7 कंट्रीज, और अगर इन G7 देशों में मंदी आती है तो भारत का क्या होगा? भारत का जो एक्सपोर्ट है, भारत का एक्सपोर्ट पे असर, नेगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा। और इसकी वजह से क्या होगा? डॉलर मजबूत हो जाएगा। और डॉलर मजबूत होगा तो हमें पेट्रोल खरीदना पड़ता है, उसके लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं, तो हमारा जो रुपया है वो क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा? हमारा पेट्रोल महंगा हो जाएगा। अब आपकी सुबह जाओगे बाइक लेके और उस बाइक में पेट्रोल डलवाया, पता चला कि पेट्रोल महंगा हो गया है, तो आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ा ना इस चीज़ का। प्लस अपनी नौकरियां जो हैं, उन उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नौकरियां कम होंगी। तो देखिए दोस्तों, भारत G7 का सदस्य नहीं है, बल्कि दुनिया की हर बड़ी बैठक में अब उसकी जो आवाज़ है वो सुनाई देती है। और यही बदलते हुए अपने भारत की क्या है तस्वीर है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रदूषण कम करने पर भी आप पैसे कमा सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा सिस्टम है जहाँ अगर कोई देश या कोई कंपनी प्रदूषण कम करती है तो उसे उसका फ़ायदा मिलता है। और आज हम इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को इस खबर के थ्रू पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, न्यूज़ क्या है एक्चुअली। भारत और जापान ने जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म यानी JCM के नियमों को अपनाया है।
इसका उद्देश्य क्या है? अगर इसका उद्देश्य क्या है इन नियमों का? इनका पहला उद्देश्य है कि पॉल्यूशन कम करना, ठीक है। दूसरा है टेक्नोलॉजी को बढ़ाना और क्लाइमेट चेंज से लड़ना। अब सबसे पहले आप इसका बैकग्राउंड समझो। देखिए, सवाल आता है कि ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? तो दोस्तों, कई दशकों से दुनिया का तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, जिसे हम कहते हैं क्या? ग्लोबल वार्मिंग। और इसका सबसे बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी क्या है, कौन सी गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस। तो देखिए, इसे ऐसे समझिए कि मान लो गर्मी में आप कंबल ओढ़ लो, तो आपके शरीर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। और ठीक वैसे ही अपना जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये धरती की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते, और इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती है। अब आता है पेरिस एग्रीमेंट। देखिए, ये ये जीसीएम है, ये पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, और इसमें लगभग सभी देशों ने एक वादा किया था कि वो धीरे धीरे प्रदूषण कम करेंगे और रीन्यूएबल एनर्जी को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। अब आता है कि कार्बन क्रेडिट क्या है। देखिए, मान लो आप एक स्कूल में हैं, और स्कूल में टारगेट है बच्चों को 100 नंबर लाने का, लेकिन आपने 120 नंबर लिया है, और आपके पास 20 नंबर हैं एक्स्ट्रा। अब ये एक्स्ट्रा नंबर आप किसी और को दे सकते हैं, और ये उसके नंबरों में ऐड हो सकते हैं। यही सिस्टम कार्बन क्रेडिट के जैसा है, और इसमें भी आप क्रेडिट्स एक देश दूसरे देश को, एक कंपनी दूसरी कंपनी को दे सकते हैं। अगर कोई देश या कंपनी अपना प्रदूषण जो है वो टारगेट से ज़्यादा कम कर देता है, भाई उसको टारगेट दिया, उससे कम उसने प्रदूषण किया, तो उसे क्या मिल जाएगा? कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। और दूसरी कंपनी या देश को वो क्या उसको बेच सकता है। अब आता है कि जेसीएम आखिर है क्या? तो देखिए, जीसीएम का पूरा नाम जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म है, ये हम जान चुके हैं। मतलब भारत और जापान मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कार्बन इमिशन को क्या करेंगे? कम करेंगे। ये कार्बन उत्सर्जन को क्या करेंगे? कम करेंगे। मान लो जापान के पास क्या है? बेहतर टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नोलॉजी इनके पास अच्छी है, और भारत के पास क्या है? ज़्यादा ज़मीन और मार्केट। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे? सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगे, जिससे क्या होगा? प्रदूषण कम होगा, और टेक्नोलॉजी क्या होगी? ट्रांसफ़र होगी, और इससे क्या मिलेंगे? कार्बन क्रेडिट। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये हमारे लिए क्या, हमारी लाइफ में क्या रिलेटेड है, रिलेशन है इस चीज़ से? तो देखिए, अगर भारत में ग्रीन टेक्नोलॉजी आएगी तो उसका क्या होगा? तो पॉल्यूशन कम होगा, सीधी सी बात है, तो हमारी बीमारियाँ कम होंगी। दूसरी बात, सोलर सिस्टम लगेंगे तो सोलर एनर्जी जो है वो सस्ती होगी, हमें एनर्जी सस्ते दामों में मिलेगी। ईवीज़ जो है इनकी संख्या बढ़ेगी, तो हमारा पेट्रोल नहीं खरीदेंगे हम, तो हमारी प्राइस, जेब खर्चा और पेट्रोल की प्राइसों पे हम डिपेंडेंसी कम होगी, और जॉब्स भी मिलेंगी। कितने मल्टीपल फ़ायदे हैं ना। तो आपको इसके बारे में पेरिस एग्रीमेंट 2015, कार्बन क्रेडिट, ग्रीन हाउस गैसेस और जीसीएम से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहले जो देश थे वो तेल और कोयला की दौड़ में आगे बढ़ रहे थे। अब क्या हुआ है? अब आने वाले समय में वही देश जो तेल और कोयले की दौड़ में आगे बढ़ रहे थे, वो देश अब प्रदूषण कम करने के लिए होड़ में है, और सबसे ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी वो अपनाने का प्रयास करेंगे। भारत उसी देशों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखिए, ज़रा सोचिए कि आप गर्मी की छुट्टी चल रही है, और अपने दोस्तों के साथ तालाब या वाटर पार्क में नहाने गए। सब लोग मस्ती कर रहे हैं दबा के, लेकिन उसी पानी में एक ऐसा जीव भी मौजूद हो जो आपके दिमाग तक पहुंच सकता है। अब आपको सुनकर डर लग रहा है ना?
तो आज की जो ये खबर है वो इसी के बारे में। देखिए, इसको बोलते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। अब थोड़ा रिलैक्स होकर सुनिए इस बात को। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक बात मैं साफ़ कर दूँ, ये कोई ज़ॉम्बी वायरस नहीं है, ठीक है? ना ये कोई हवा से फैलता, और ये बहुत रेयर, दुर्लभ बीमारी है। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये है नेग्लेरिया फॉउली, इसका साइंटिफिक नेम। और इसका नाम तो शायद आपको मुश्किल से याद हो, लेकिन परीक्षा में नहीं भूलना। अगर आप परीक्षा में भूल गए ना, ये बीमारी हो या ना हो, आपके नंबर ज़रूर खा जाएगी। लेकिन ये होता क्या है, ये आपको समझना होगा। देखिए, ये है एक अमीबा जो आमतौर पर गर्म और गंदे गंदे पानी में पाया जाता है। और जैसे कौन से पानी में? जो तालाबों में है, झील और फ्रेश गर्म वाटर में। लेकिन ये समुद्र के पानी में नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये एंटर्स थ्रू द नोज। देखिए दोस्तों, ये पानी पीने से नहीं फैलता। और अगर ये गलती से आपने पानी पी भी लिया जिसमें कंटेमिनेटेड वाटर है, जो जिसमें कि बीमारी के जीव उपस्थित है, तो ये आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन अगर दूषित पानी नाक के रास्ते से अंदर चला गया, तब आपको खतरा हो सकता है। तो आप बताइए कि ऐसा कब हो सकता है कि आपकी नाक के थ्रू से आपके बॉडी में या आपके लंग्स में पानी चला जाए? तो देखिए, जब आप स्विमिंग करते हैं, स्पेशली जैसे वाटर पार्क, पानी में आपने जंप किया, तब ये पानी आपकी नोज़ के थ्रू जा सकता है। इसलिए हमेशा आपको साफ़ पानी में ही नहाना चाहिए। इनका अगर पानी साफ़ है, तब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, अब इसका हम नाम समझते हैं। इस जो बीमारी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्राइमरी प्राइमरी अमीबा मेनिंजियो इंसेफेलाइटिस। तो देखिए, इसका ब्रेक करते हैं। इस नाम से डरिए मत, इसका हर एक शब्द का एक अर्थ है। देखो, प्राइमरी से मतलब है कि शुरुआत में होने वाला, अमीबा मतलब अमीबा की वजह से। ये दो शब्दों में पढ़िए। मेनिंजो मतलब दिमाग की जो बाहरी परत होती है, जो और है, इसका मतलब होता है दिमाग में क्या होना, सूजन। तो आपकी समझ में है, प्राइमरी अमीबा से होने वाला दिमाग के बाहरी भाग में क्या, सूजन। देखिए, बचपन में जनरली आपने सुना होगा, जब ठंड गर्म गंदे पानी में लोग तालाब के जैसे पानी में जहाँ बहुत लंबे समय से वो पानी रहता था, उसमें नहाने के लिए लोग मना करते थे। उसकी वजह ये होती थी, कोई ना कोई बैक्टीरिया होगा। तो ये भी वैसे किसी झील तालाब में जो गर्म पानी हो, उसमें ये जो है ये अमीबा मिल सकता है। तो अच्छी बात। अब आपको ये सारा देख के ये लग गया होगा, शायद हो सकता है हम भी स्विमिंग पूल में गए थे, हमें भी दिक्कत हो गई। देखिए, यहाँ डरने की बात ये है, अच्छी बात ये है, डरने की बात नहीं है, अच्छी बात ये है कि ये बीमारी बहुत क्या है, रेयर है। पहली बात तो मतलब हर स्विमिंग करने वाले व्यक्ति को ये नहीं होती, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये समझने की ज़रूरत है कि वो जो पानी है वो लंबे समय तक स्टोर ना रहा हो, प्रॉपर उसकी सफाई हो रखी हो, तब आपको समस्या उतनी नहीं होगी। देखिए, आपको एक तो ये साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, और एक ये डिजीज़ का नाम पता होना चाहिए, है ना? और ये बॉडी में एंटर कहाँ से करती है, थ्रू दी नोज़। तो आपको अगर इस समस्या को समझ जाएंगे, तो आप ऐसी जगह से जाने से बचोगे, हर जगह नहाने से बचोगे, और आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होगी। ओके दोस्तों, अभी तक की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम इस वीक की सारी न्यूज़ कवर करेंगे, और आपको पार्ट्स में वीडियोस देंगे। लगभग रखेंगे पर डे की एक वीडियो, ताकि आपके पूरे वीक की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।